अब हम समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व नौवें पद 4 और -8 है, यानी उस समांतर श्रेणी का हमें तीसरा पद दिया गया है जो कि 4 है और नौवां पद दिया गया है जो कि -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले जो भी प्रश्न में दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, तीसरा पद 4 है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है। ठीक है, नौवां पद -8 है। और हमें ज्ञात क्या करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो यहाँ शून्य क्या है, एक पद है, तो ये हो गया an का मान। कौन सा पद शून्य होगा, तो हम बोलेंगे माना nवां पद शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो भले, माना nवां पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा? शून्य यहाँ पे एक पद है, तो हमने मान लिया माना nवां पद शून्य होगा, तो an तो हो गया शून्य। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n। भाई nवां पद, तो n का कोई मान भी तो होगा, 5वां 7वां 8वां 11वां 21वां 35वां। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, n का मान। वैसे भी देखो मैं आपको बताया कि 4 चीज़ें ज्ञात करनी होती है, a, d, n, an। अब यहाँ पे हमको an का मान पता है, हमें ज्ञात करना है a का मान, d का मान, n का मान। तो इन सवालों को जब भी हम हल करते हैं तो सबसे पहले ये जो हमें प्रश्न में दिया गया है, तीसरा पद नौवां पद, इन दोनों पदों के मानों को सूत्र में रखकर 2 समीकरण प्राप्त करते हैं। उन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान प्राप्त करेंगे। फिर इन a और d के मान को सूत्र में रखकर हम n का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो जब 3 चीज़ें अज्ञात होती है ना, तो समझो सूत्र 3 बार लगेगा। यहाँ पे देखो a अज्ञात है, d अज्ञात है और n अज्ञात है, तीन मान अज्ञात है, तो ये समझ लो सूत्र भी 3 बार लगेगा। यदि 2 मान अज्ञात है तो समझ लो कि सूत्र भी 2 बार लगेंगे। अभी आपके सिर्फ एक ही सूत्र लग रहा है, nवां व्यापक पद वाला। तो इस समीकरण के लिए जब हम सूत्र में रखेंगे तो होगा an बराबर a प्लस कोष्टक n-1d। चलिए मान रखते हैं, an की जगह क्या रखेंगे, a3, जिसका मान कितना है 4। तो an का मान कितना आ रहा है 4। फिर तीसरे पद का मान 4 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लो। तो a3 का मान कितना है 4। फिर a का मान हमें नहीं पता, प्लस कोष्टक n का मान भी नहीं पता, n का मान यहाँ पे है 3। ठीक है, n का मान कितना है 3, तो इसको अपन लिखेंगे 3 -1 और d का मान हमको नहीं पता। देखो यहाँ पे an का मान तो है 4 और n का मान है 3। इसको अब देखो, चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। यह बात आपको समझ में आई ना कि जब हम इस वाले समीकरण में सूत्र लगाएंगे तो n का मान तो क्या होगा 3 और an का मान होगा 4। तो an की जगह मैंने 4 रख दिया और n की जगह 3 रख दिया। अब आगे हल करते हैं। 4 की जगह 4 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2d। इस तरीके से देखो हमें एक समीकरण मिल गया a प्लस 2d बराबर 4, जिसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसी तरीके से जो हमें दूसरा समीकरण है ना, an बराबर -8, इस समीकरण में सूत्र को लगाएंगे और समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। लगाएं, an बराबर a प्लस n-1d, ये सूत्र होता है। चलिए मान रखते हैं, an का मान कितना है -8, तो an की जगह मैंने रख दिया -8 बराबर a का मान नहीं पता, प्लस कोष्टक n का मान इस समीकरण के लिए क्या है 9।
ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 9 माइनस 1 कोष्टक डी का मान नहीं पता। देखिए -8 बराबर ए प्लस 9 में से 1 गया तो क्या आया 8 डी। यह समीकरण 2 है। देखिए मुझे बताना आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कि यहाँ से मैंने n का मान 3 कैसे आया, ये तो आपको समझ में आया। an का मान 4 कैसे आया। ये चीज़ आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताना, नहीं हो रहे समझ में आ गया तो भी बताना, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं आपको दोबारा समझा दूंगी अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। अब देखिए हमें 2 समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। इन्हें हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले इन दोनों समीकरण को ऊपर नीचे रख लेंगे। देखिए रख लिया ना कि 4 बराबर a प्लस 2d और -8 बराबर a प्लस 8d। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। जब घटाते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे वाले जितने भी संख्या या पद हैं उनके चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो देखो घटाने पर ये जो माइनस है वो तो हो जाएगा प्लस का, ये ए प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, और ये जो प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो 4 किसका है, प्लस का है, 8 भी प्लस का है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। जब दोनों संख्याएं एक जैसी चिन्ह की होती हैं तो वो आपस में जुड़ती हैं। तो प्लस का 4 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर के नीचे बराबर। ये देखो a प्लस का a माइनस का, तो एक ए से एक a माइनस का a घट जाएगा। यहाँ 2d प्लस का और 8d माइनस का, देखो अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम जानते हैं कि हम घटाते हैं, और घटाते हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है को घटाते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, -8d, तो घटाएंगे तो -8d में से +2d गए जाएंगे तो कितने बचेंगे, -60। क्योंकि बड़ी संख्या में से घटा रहे हैं तो चिन्ह भी तो बड़ी संख्या का ही आएगा ना, और बड़ी संख्या 8d का चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए हम घटाने पर हमारे पास आएगा -6d। चलिए अब d का मान ज्ञात करना है हमें, तो d को अपने पक्ष में अकेला करेंगे। अपने पक्ष में अकेला करने के लिए क्या करेंगे, -6 को हटाना पड़ेगा। -6 d से गुणा हो रहा है, तो -6 का जब पक्षांतरण करेंगे तो यह जब बाएं पक्ष में जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि ये गुणा हो रहा है। ये नहीं कि आप प्लस कर दो, प्लस नहीं करना। जब ये जुड़ रहा हो, घट रहा होता है ना, तब हम प्लस में लेके जाते हैं। यहाँ पे ये डी से गुणा हो रहा है, जब ये डी से घटे या जुड़े तब आप उसको प्लस या माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये गुणा हो रहा है तो ये भाग में जाएगा। अब डी अकेला रह गया, भाग दीजिए, 6 दूनी 12, कितना आया, 2 नहीं, -2। यही तो आप गलती करते हो, आप चिन्हों की बहुत ज़्यादा गलती करते हो। देखो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यह माइनस है ना, ये माइनस थोड़ी ना जाएगा, ये माइनस का अपना महत्व होता है। तो डी का मान आएगा -2। अब हम क्या करेंगे, इस डी के मान को इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी में भी रख देते हैं। तो मैं समीकरण 1 में इस डी के मान को रखती हूँ। देखो ये डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लिया। चलिए मान रखते हैं, 4 की जगह 4 बराबर a प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और d की जगह क्या रखेंगे, d की जगह जो d का मान आया है, कितना मान आया है, -2। तो आप -2 आए ना तो बेटा कोष्टक में लिखा करो। आप आराध्या भी गलती कर रही थी, -2 को आप बिना कोष्टक लगाए लिख दोगे तो वो गलत माना जाता है, गलत हो जाता है, आपसे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी कोई चीज़ आपको माइनस की प्राप्त हो रही है और वो आपस में गुणा हो रही है किसी संख्या से, तो आप उसको कोष्टक के अंदर लिखा करो। तो जैसे मैंने लिखा ना डी का मान, मैं यहाँ पे -2 भी तो लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्या लिखा, कोष्टक के अंदर -2 लिखा। चलो 4, यहाँ आया 4 बराबर a। अब देखो गुणा करो, गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह से गुणा होगा, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। और हमें a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए a को अपने पक्ष में अकेला करना पड़ेगा, और उससे जो भी जोड़ रहा है घट रहा है उसको पक्षांतरण करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 4 घट रहा है ना, तो जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये बाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो 4
और -4 यहाँ आया तो ये -4 नहीं रह जाएगा, ये इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। अब 4 और 4 को जोड़ा तो ये आया 8, तो ए का मान देखो क्या आ गया 8। ठीक है, ए का मान हमें 8 प्राप्त हो गया, डी का मान -2 प्राप्त हो गया। अब ए और डी के मान निकल गए। अब हमको किसका मान निकालना है प्रश्न में कि n पद 0 है ना, तो उस पद के लिए n का मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमें ज्ञात करना है n पद जो कि 0 है, तो उसके लिए n का क्या मान है। तो देखो a का मान तो हमें मिल गया 8, d का मान हमको मिल गया -2, n का मान हमको ज्ञात करना है और n हमको दे रखा है 0। a का मान 8 अभी हमने ज्ञात किया, d का मान -2 ज्ञात किया, और यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है कि माना n पद 0 है, an बराबर 0। कह रहा है ना कौन सा पद 0 होगा, तो हमने माना था ना माना n पद 0 होगा, तो n का मान ज्ञात करना है और n पद क्या है 0। तो n पद मैंने रख दिया 0 और n का मान ज्ञात करना है। सूत्र एक ही है व्यापक पद ज्ञात करने का, कौन सा कि an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 d, एक ही सूत्र। चलिए मान रखते हैं n पद an का मान कितना है 0, फिर बराबर a का मान है 8, तो a के नीचे लिखा 8, प्लस की जगह प्लस, कोष्टक की जगह कोष्टक, n का मान ज्ञात नहीं है, -1 कोष्टक बंद, d का मान -2। देखो -2 गुणा हो रहा है ना, तो इसको कोष्टक में लिखना, आप बिना कोष्टक के मत लिखना। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 का पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है और n का मान तभी ज्ञात होगा जब ये अपने पक्ष में अकेला हो जाएगा। अपने पक्ष में अकेला करने के लिए n को इसके साथ जो भी जुड़ रहा होता है या घट रहा होता है उन सब का पक्षांतरण कर देते हैं। तो सबसे पहले जो जुड़ रहा होता है या घट रहा होता है उसका पक्षांतरण करते हैं, उसके बाद हम गुणा या भाग पर जाते हैं। तो यहाँ पे पक्षांतरण करने में सबसे पहले 8 है जो कि क्या है प्लस का, 8 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, पीछे के चिन्ह से हमें मतलब नहीं होता है, 8 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब 8 प्लस का है। और 8 का पक्षांतरण करेंगे तो ये बाएं पक्ष में जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बराबर। ठीक है, 8 बाएं पक्ष में चला गया, अब जो बचा उसको लिख दो। अब देखो 0 में से हम 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 8 ही बचेगा। और वैसे भी 0 का देखो कोई महत्व नहीं होता है, 0 जुड़ से कोई भी संख्या जुड़े या घटे वही संख्या रहती है, तो 0 से -8 जुड़ रहा है तो -8 ही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, n-1 के साथ कौन गुणा हो रहा है, -2। मैंने आपको बताया कि पहले जो जुड़ रहा है या घट रहा होता है उसका पक्षांतरण करो, फिर उसके बाद जो गुणा या हो रहा होता है या भाग हो रहा होता है उसका पक्षांतरण करो। तो जो -2 है वो गुणा हो रहा है ना, तो -2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ बच जाएगा n-1। देखो ये माइनस से माइनस कट गया और 2 चौकू 8, तो n-1 का मान आ जाएगा 4। अब हमें तो n को अकेला करना है, तो अब दोबारा किसका पक्षांतरण करना पड़ेगा, -1 का। -1 उस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। -1 बाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और n अब अकेला हो जाएगा, हो गया ना n अकेला। n जैसे अकेला हो जाएगा n का मान प्राप्त हो जाएगा, 4 और 1 5 बराबर n। इस तरीके से n बराबर 5 प्राप्त हुआ, तो हम बोलेंगे कि 5वां पद 0 होगा। देखिए n बराबर 5 आया ना, वो यही तो पूछ रहा था कि कौन सा पद 0 होगा, तो हमने माना था माना n पद 0 हो गया और n का मान हमने निकाल लिया जो आया 5, तो हम बोलेंगे इस AP का 5वां पद 0 होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको पूछ सकते हो। यहाँ इस प्रश्न में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछना, और अगर समझ में आ गया है तो भी बताना।